Hello everyone, welcome to the Initiators. We welcome you to the ninth podcast with one and only Mrs. Geeta Panchal, who is Reiki master, storyteller, story writer, yoga teacher, naturopathist, trainer, and motivational speaker. We welcome you, ma'am. थैंक यू सो मच। So, which language will you prefer? हिंदी। Okay. So, या चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट मिसेस गीता पंचाल के साथ लाइफ स्टोरी। सो मैम, आपकी लाइफ कैसी थी? एज अ चाइल्ड आप कैसे थे? मैं ऐसे बॉर्न एंड बॉटअप बॉम्बे में हुई हूँ और 4 भाई बहन हम थे, उसमें मैं सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। तो ऐसे कहीं हैप्पी गो लकी जैसी मेरी लाइफ थी। अच्छा। और हम लोग ऐसे बॉर्न विथ गोल्डन स्पून तो लेकिन बॉर्न विथ सिल्वर स्पून में अपने आप को कह सकती हूँ। बहुत सुखी थे, अच्छे से रहते थे सब, और बहुत प्यार पाया है मैंने अपने पेरेंट्स का। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता था ज्यादा। वैसे घूमने में फिरने में, पिक्चर का बहुत शौक था हमारे पूरे परिवार में सबको। तो ऐसे इतना, और मेरे फैमिली में भी ऐसा था कि इतना पढ़ने पे हमको ज्यादा दबाव नहीं देते थे कभी मेरे पेरेंट्स। मेरी मम्मी, मैं डॉक्टर बनूं क्योंकि मैं बहुत अच्छे पढ़ने में थी, तो उसको हमेशा लगता था मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, आर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन मम्मी के दबाव के कारण मुझे ऐसे में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, तो उसने बोला फिर साइंस ही लेना पड़ेगा। और फिर मैंने साइंस लिया, मैंने आगे बीफार्म किया, और फिर वो इसमें पढ़ी नहीं, मैंने आगे उसमें नहीं किया कुछ, और बीफार्म करके ही मैंने संतोष किया। और फिर 20 साल की छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो और बाद में तुरंत ही ऐसे बच्चे आ गए, तो ऐसे ही लाइफ ऐसे ही बस जा रही थी मेरी। तो नाउ व्हाट टू डू। अच्छा, तो ऐसे आपका मैरिज भी हो गया और आप अभी सेट हो गए, तो रेकी मास्टर, योगा टीचर, ये सब कैसे बने आप? ऐसे सीखे तो देखिए, तो ऐसा है कि जब ये शादी हो गई तो इतना फॉरवर्ड परिवार नहीं था। बॉम्बे से अहमदाबाद आई तो ऐसे मुझे कुछ ज्यादा ऐसे नहीं लगा, जैसे मेरे को बॉम्बे से अहमदाबाद आने पसंद नहीं करते आजकल की लड़कियां, और पहले भी लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन मुझे ऐसे कुछ नहीं लगा था, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार था, और अरेंज मैरिज थी हमारी। लेकिन ऐसे बोलो ना, तो मेड फॉर ईच अदर जैसे हम लोग दोनों थे। तो मुझे कभी बॉम्बे और अहमदाबाद जैसी सिटी में कुछ ऐसा फर्क नहीं लगा। और ऐसे देखें तो शायद आपको पता नहीं होगा या जानते होंगे कि बॉम्बे के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। हम लोग ज्यादा जी। ही फ्रेंडली होते हैं, और आराम से किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं, कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल देते हैं। तो ऐसी मेरी लाइफ थी। और फिर तो बहुत साल तो ऐसे बच्चों में सब ऐसे मैं अपने सब ड्रीम्स और विजन तो मैं भूल ही गई थी। जैसे कभी कभी देखा भी नहीं था, कभी सोचा था कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन कभी ऐसे जॉइंट फैमिली हम लोग थे, मेरे सास ससुर जेठ जेठानी और सब हम लोग साथ में रहते थे। 10 दिन हम साथ में रहते, हम लोग बहुत साल साथ में रहे। तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं था खुद के बारे में, खाली बच्चों के बारे में और घर के बारे में ही सोचते थे क्या कर सकते हैं, और एक बेटर हाउस वाइफ कैसे बनती है, बस वही मैंने ट्राई किया। लेकिन जब हम लोग अलग हो गए बहुत 20 साल के बाद, और जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे जैसे अपने आप में होने लगे, तब मुझे मेरे अंदर से कीड़ा था कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है। और एक अच्छी बात ऐसी थी कि हमारे फैमिली में मेरे फादर और मदर दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत छोटी उम्र से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर दी थी, और बहुत सारे पुस्तक मैंने पढ़ लिए थे। मेरे दादाजी थे, वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे, हमको बहुत कहानियां सुनाते। तो मैं आज भी अपने कोई भी प्रोग्राम में बोलती हूँ, मुझे 100 जितनी कहानियां मुंह जुबानी याद है। कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आप बोलो, मैं कोई भी कहानी कह सकती हूँ। इतनी कहानी मैंने पढ़ी, इतनी कहानी मैंने सुनी है अपने पेरेंट्स से। तो इसीलिए जब भी अपना पेरेंटिंग का सेशन जो आदर्श में होता है, तो मुझे स्पेशली वो उसके लिए स्टोरी टेलर के लिए बुलाते हैं कि स्टोरी का महत्व क्या है। तो मैं वो लेक्चर लेने जाना ज्यादा चाहती हूँ कि आप वही लेक्चर दीजिए। सब लोग ऐसे इंसिस्ट करके नहीं, आपसे मुझे सुनना है कि वार्ताનું महत्व શું છે બાળકોના જીવનમાં। तो मैं ये कर रही हूँ। और फिर बाद में जब ये मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो मैंने बहुत कुछ किया।
अपने लिए मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स किया और मैंने वेबसाइट भी बनाई खुद की। मेरे बेटे को वेबसाइट का बहुत शौक था। जब भी वो 9th स्टैंडर्ड में आया तभी उसको कंप्यूटर का शौक था। और जैसे कि मेरे हस्बैंड तो फैक्ट्री में थे, हमारी फैक्ट्री है खुद की, तो उनको ऐसे कंप्यूटर का ज़्यादा लगाव नहीं था। तो बोला घर में कंप्यूटर लाना है तो किसी को सीखना है तो तुझे सीख, शौक है तो सीख। तो मैंने MS ऑफिस सीखा 96 में, जब भी कंप्यूटर यहाँ पे ज़्यादा इतना नहीं था, तभी इंटरनेट सीखा। फिर वेबसाइट डेवलप अरेना में से मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स किया और फोटोशॉप का मैंने बहुत काम किया। पुरानी फोटोज नहीं बनाई। इस तरह से मैं अपना शौक हमेशा डेवलप करती रही। और मेरे पिताजी का एक शौक था उनका हमेशा से कि हर साल वेकेशन में हमको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए वो बोलते थे। और वो हमेशा बोलते थे कि तुझे जो सीखना है ना वो तू अपने आप क्लास ढूंढ, अपने आप जा, अपने आप सब नक्की कर और सीख। तो मैंने बहुत कुछ लाइफ में सीखना है। तो क्या है कि लर्निंग मेरा प्रोसेस इन डे था कि हर वक्त कुछ नया नया सीखना रहता है। तो इसी वजह से मैं सब सीखती रही। और कभी क्या बोले, छोटा सा इंसिडेंट बोलूं, कभी कभी हमें लगता है ऐसा कि हम लोग हमारे लाइफ में ये हुआ तो क्यों हुआ। जी। तो मुझे ऐसे एक बार मुझे 2000 में मुझे साइटिका का प्रॉब्लम हो गया था और 2 महीने के लिए मैं बिस्तर में थी और बहुत बुरी हालत थी मेरी। तो 2 महीने तक जब एक लेडीज घर में बिस्तर पे हो तो उसको घर में किसी को भी किसी क्या होता है, घर का पूरा माहौल कैसा हो जाता है। और बैक पेन मुझे अच्छा नहीं हो रहा था। तभी मुझे एक रिलेटिव ने बोला कि एक्यूप्रेशर से उसको ठीक कर सकते हैं आप। बहुत दवाइयाँ की थी, बहुत सारा किया। फिर मैंने लास्ट में एक्यूप्रेशर का आजमाया और तभी मुझे एक जन ने बोला कि और सीखा और मुझे उससे फायदा भी हो गया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आदर्श अहमदाबाद नाम की एक NGO है और वहां पे फ्री में एक्यूप्रेशर सिखाते हैं। और वो मेरा पहला स्टेप था आदर्श अहमदाबाद में जाने का। और आदर्श अहमदाबाद में जाके मैंने 6 दिन का एक्यूप्रेशर का नीताबेन सेठ के यहाँ से शास्त्रीय कोर्स किया। और तभी हम आदर्श अहमदाबाद में वो किरीट भाई जो है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने क्लास में आके पूछा कि आप लोग कोई सेवा देना चाहते हैं तो ये कैसा NGO के मुफ्त में सिखाते हैं और मुफ्त में ऐसे करते हैं, किसी को कुछ, ट्रेनर को भी कुछ नहीं देते हैं और आने वाले को भी कुछ नहीं देना पड़ता है। तो आपको कुछ सीखना है तो और आप सिखा सकते हैं, आपने कोई टैलेंट है तो आप बता सकते हैं। तो तभी मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स किया था। मैं कंप्यूटर सिखाती थी बच्चों को और बड़ों को। तो मैंने बोला कि मैं सिखाऊंगी, मैं सेवा करूंगी। तो मैंने वहाँ पे किया और सेवा का जज्बा ऐसे घर में से ही था। पिताजी बहुत सेवा करते थे, सोशल वर्क भी करते थे। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया और मैंने वहाँ पे कंप्यूटर सिखाना शुरू किया सीनियर सिटीजन को और हाउसवाइफ को। ये मेरी आदर्श अहमदाबाद की पहली मंजिल थी। और फिर बाद में तो जैसे मैं सीखती गई, पब्लिक स्पीकिंग सीखा, वार्ता कथन सीखा। फिर लाइफ मैनेजमेंट TOT का फर्स्ट जो था बैच, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेंट किया, वो भी किया और बहुत कुछ सीखा। जोक, एक्यूप्रेशर, रेकी, नेचुरोपैथी, ऐसे अभी भी चल ही रहा है मेरा, ऐसे कहिए तो। अच्छा, मतलब तो आपका जो लर्निंग का जो शौक था वो अभी भी चालू है? हाँ, अभी भी चालू। अभी भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ जी। और मेरा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। मैंने संस्कृत भी सीखा, वो व्याकरण के साथ हेमचंद्राचार्य का। तो ऐसे मुझे वो सीखने का शौक बहुत है, जैसे बोले ना। और हम लोग, मैं ऐसा, मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, जब तक सीखते रहते हो ना तब तक आप जिंदा हो, ऐसा समझो। जब तक जिंदगी है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जिंदगी हमें सिखाती रहती है। और जब तक आप सीखते हैं तब तक आप जिंदा हो, ऐसा समझो। तो लाइफ में कभी भी कुछ होता है लाइफ में। इतनी आज मुझे 58 साल हुए तो लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन तभी भी सीखने का जो मेरे अंदर जो कीड़ा है वो मुझे हमेशा कभी भी डिप्रेस नहीं रहने देता और हमेशा उत्साह में बाहर आ जाती हूँ कि चलो नया कुछ सीखे, आज नया कुछ सीखे। तो ऐसे मेरा काम चलता रहता है। अच्छा, मतलब आप मोटिवेशनल स्पीकर है, ट्रेनर है, रेकी मास्टर, योगा टीचर, स्टोरी टेलर एंड राइटर, और आप हाँ साथ में एक लर्नर भी है, हाँ जी। कंटिन्यूअस लर्नर। मतलब कभी भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें उसमें से भी आप लर्न कर लेते हैं। हाँ, तो कोई भी हाँ हाँ। तो सो एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। जी। जब भी BD राव हॉल में मैं कंप्यूटर टीचर थी, तो वहाँ पे
बीडी राव हॉल में ऐसे बीडी राव हॉल में वहाँ पे एक दिन का सेमिनार था। एक ट्रेनर आए थे और वहाँ उन्होंने ऐसे लाइफ में हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं इसके पर उन्होंने बात किया गई थी। तो उन्होंने तभी ऐसा बोला कि लाइफ में कुछ भी आए ना, कभी मुसीबत कोई भी आए तो, या जॉब चली जाए या आपका एक्सीडेंट हो या आप बीमार हो जाए, तो उस टाइम को अच्छा टाइम समझिए, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। और मैं उसमें बहुत बिलीव करती हूँ। तो उसके ऐसा हुआ कि वो अनफॉर्चुनेटली वो लेक्चर के बाद मेरा 3 दिन बाद मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं घर में ही गिर गई और मेरा फ्रैक्चर हो गया। मुझे 3.5 महीने का बेड रेस्ट आ गया। तो तभी लगा मैं क्या करूंगी। तभी वो ट्रेनर की बात मुझे याद आई कि नहीं, ये 3 महीने का टाइम तो मेरे पास बहुत है। तो तभी मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली और मुझे हैंडीक्राफ्ट का भी बहुत शौक है, मैं बहुत करती थी। तो मैंने उस टाइम में घर में भी बहुत कुछ हैंडीक्राफ्ट में बनाया और मेरी सोसाइटी के आजू बाजू वाले बच्चे को सबको बुला के उनको कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी। तो वैसे मैंने अपने 3 महीने का टाइम भी बहुत अच्छे से गुजारा। अच्छा. So, yeah, this was the end of our segment 1, the life story of Mrs. Geeta Panchal. And now we are starting our second segment, that is solving situation. So, ये जो segment 2 है मैम, इसमें मैं आपको situations दूंगा और आपको ये बताना है कि अगर आप ये सिचुएशन में होंगे तो आप ये सिचुएशन को कैसे ओवरकम करोगे. ओके। सो माय फर्स्ट सिचुएशन इज कि लेट्स सपोज कि आप एक सड़क पे चल के जा रहे हैं और आप ब्रिज पे है अभी और एक बच्चा, अभी एक डिप्रेशन का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जो अभी सुसाइड करने जा रहा है. तो बीइंग अ रेकी मास्टर, आप उसको वो डिप्रेशन की फीलिंग में से कैसे बाहर लाएंगे? अच्छा, पहले तो मैं उससे जो बच्चा है जो ऐसे सुसाइड के लिए जा रहा है, तो उससे मैं पहले पूछ के उसके साथ प्यार से बात करूंगी और उसका ध्यान डाइवर्ट करने का कोशिश करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, वो तो हमें बाद में जानना है। पहले वो बच्चे को उस सिचुएशन से बाहर निकालना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे इस पे हावी हो जाएंगे ना तो उसको भी ज्यादा नहीं कुछ क्योंकि अभी उसका माइंड क्लोज है, उसके माइंड में एक ही बात चल रही है कि मुझे ऐसा करना है। तो एकदम हमारे कोई हम सलाह देंगे या कोई ऐसे करेंगे, एडवाइस देंगे तो उसको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जब भी अपना कोई भी टेंशन में कुछ होते तो हमें ज्यादा कुछ सुनाई, हमारे विचारों में मैं मन पे बहुत काम करती हूँ, तो अनकॉन्शियस माइंड में तो वो छुपा हुआ ही है। अभी मैं एक बार उसको शायद रोक लूंगी पकड़ के और लेके घर पे जाऊंगी, बहुत कुछ समझाऊंगी, लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड तो वो होगा ही और वो दूसरी बार भी ट्राई कर सकता है। मैं ऐसा ट्राई करूंगी कि उसके मन में जीवन के प्रति प्यार जागृत और जो उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो उसको वो बाहर निकाले और फोकस कर किसी के साथ डिस्कस करके उसके सॉल्यूशन पे आ जाए। किसी को सलाह देना और सॉल्यूशन पे लाना दोनों बात अलग अलग है, ऐसा मैं समझती हूँ। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन सब लोग एडवाइस देने चले जाते हैं, कोई लोग सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते कि उसके बैक ऑफ द माइंड क्या है, उसका अनकॉन्शियस माइंड में क्या है। तो मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में भी बोलती हूँ कि हम लोग हमारा जो 3 माइंड है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, उसमें जो बातें छुपी है अपनी उस पर ही हमें काम करना है, क्योंकि जो मैं अभी उसको बोलूंगी वो उसके कॉन्शियस माइंड में जाएगा, उसके अनकॉन्शियस माइंड में तो वो है ही। तो मैं उस पे काम करूंगी उसके साथ और उसके साथ सिटिंग करूंगी। हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, मैंने आदर्श अहमदाबाद में से विद्यापीठ के साथ जो है फैमिली काउंसलिंग उसका भी कोर्स किया और हमने उसमें भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं काउंसलिंग में। तो रियल काउंसलिंग वो है कि उसको कहना कि हम लोग है, हमारे यहाँ क्या है, हम लोग सब सलाह देते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं हूं ना। एक ये शब्द आपके जीवन में बहुत मायने रखता है कि मैं हूँ, मुझे आप कुछ भी कभी भी कह सकते हैं, तो वो चाहिए। बच्चों को सपोर्ट माँ बाप की वजह से वो ही सामने ही कि बैठे हैं ऐसे। और ये बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी। मैं ऐसे आपको बोल सकती हूँ कि इंसिडेंट्स में आपको बोल सकती हूँ, जब भी मेरी मम्मी मेरी बहुत छोटी उम्र में गुजर गई थी, व्हेन आई वाज ऑन 24 इयर्स,
और मेरी माता चली गई थी। तो तभी मेरे पिताजी ने बोला कि मैं हूँ, आज से मैं तेरी माँ और तेरे बाप दोनों मैं ही हूँ। और उन्होंने वो बाखूबी अदा किया वो रोल। हमेशा मेरी मदर बन के वो रहे। मुझे पता नहीं कि कब मदर कब फादर, जब भी उनको जो रोल चाहिए था मुझे कि आज मदर की जरूरत है, वो मदर बन गए, और फादर की जरूरत है तो फादर बन गए। तो मैं एकदम, मुझे हमेशा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई आदमी आपके जीवन में होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप हो, ऐसा आपको लगे। और कभी दुनिया में कभी कुछ भी हो तो वो है ना एक आदमी जो तुम्हारे साथ है। तो बस वही बात मैंने हमेशा की थी, और मैं उसको वही बोलूंगी कि मैं हूँ तेरे साथ, वो जो भी लड़का है, लेकिन मैं आज तेरे साथ हूँ, उसका मैं उसको एहसास कराऊंगी और विश्वास कराऊंगी। जी। तो नहीं, एक जो रेकी मास्टर और ट्रेनर और जो पाथ मेकर्स होते हैं, उनका ये एक मोटिव तो रहता ही है हमेशा कि हाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम में हो तो उनको उस प्रॉब्लम में से ओवरकम कराना, उनको ही एक हाँ मोटिव होता है उनका, कि हाँ किसी को भी वो प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। हाँ तो या जी, वो आपके अंदर भी वो है। और अब ये बातें करते करते भी हम लोग आपके जो हिडन टैलेंट्स है, जो आपको भी नहीं पता होगा कि आपके अंदर क्या है, वो सब हम निकालने का ट्राई करेंगे। तो अच्छा। तो अभी जैसे कि हमें बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे सुन रहे हैं, तो मैंने मेरे पहले वाले पॉडकास्ट में भी ये एक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ लॉकडाउन में भी और काफी सारे जो टाइम है, उसमें बहुत सारे हाँ पेरेंट्स अग्रेसिव हो जाते हैं उनके बच्चों के ऊपर। हाँ मतलब बच्चे ने कोई छोटी सी गलती की तो उनको मारेंगे या फिर बहुत सारा ज्यादा गुस्सा करेंगे, और बाद में वो रिग्रेट फील करते हैं। तो हाँ। वैसे पेरेंट्स को आप एज अ रेकी मास्टर एंड योगा टीचर, आप ऐसी तो क्या हेल्प करेंगे कि वो सब चीजें कंट्रोल में रखें, या हाँ, फिर रेकी आप उनको मास्टर क्या कहना चाहेंगे? है। देखिए, रेकी मास्टर में तो क्या है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं उनको रेकी पास ऑन कर सकती हूँ, लेकिन जो वो पेरेंट्स है, उन्होंने शायद उनको रेकी आती होगी, जी तो मैं उनको ऐसे सिंबल्स बता सकती हूँ कि किस सिंबल से उनका मन शांत रह सकता है। वो उनसे मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि रेकी मास्टर का काम क्या है, हम लोग सिंबल पे काम करते हैं। और जी माइंड को, बिल्कुल। जैसे रेकी मीन्स जीवन शक्ति, रे मीन्स जीवन और की मीन्स शक्ति, तो जीवन शक्ति। तो जीवन शक्ति का मतलब हम लोग जानते ही नहीं, हम लोग ऐसे ही समझते कि जीवन शक्ति किसी हाथ पे आती है, नहीं, जीवन शक्ति कंटिन्यूस रहती है। वैसे जैसे हम लोगों ने जब सूर्य दर्शन किया, मैंने सूर्य दर्शन 45 मिनट्स कंप्लीट किया है। मैंने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरे हस्बैंड ने किया, हम लोग सब। तो हम लोग सभी समझ गए कि सूर्य की ऊर्जा हम ले या ना ले, लेकिन वो तो देता ही रहता है अपनी ऊर्जा। ऐसे रेकी मास्टर में भी मैंने तभी जाना कि रेकी हम करे कि ना करे, लेकिन जो जीवन ऊर्जा है वो तो हमें मिलती रहती है। हम कभी सांस लेना बंद करते हैं? सांस नहीं। लेना बंद हो जाता है? नहीं हो कर सकते हैं, नहीं हम्म। होता है ना। हम्म। कंटिन्यूस वो फीलिंग चालू है अपनी। तो प्राण कब बन जाती? श्वास को प्राण बनाना है, तो मैं उनको श्वास को प्राण कैसे बनाए वो सिखा सकती हूँ, जो वो रेकी जानते हैं। तो क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग प्राण नहीं लेते, तो वो प्राण ऊर्जा को हमें लेनी है। तो वो मैं उनको बता सकती हूँ एज ए रेकी मास्टर, जो रेकी पेरेंट्स जानते हैं, तो कि बच्चों को कैसे शांत करेंगे। और ऐसे हम लोग पेरेंटिंग में भी बहुत काम करते हैं। तो मैं पेरेंटिंग में ट्रेनर रह चुकी हूँ, और पेरेंटिंग में हमारा बहुत हम लोगों ने काम किया है। जी तो पेरेंटिंग के यहाँ पे ऐसे बोलूंगी कि बच्चे आपका अनुकरण करते हैं। जो भी पेरेंट्स करते हैं उसका अनुकरण ही बच्चे करते हैं। तो बच्चों को पहले शांत करने से पहले माँ बाप को शांत होना पड़ेगा। हम अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते तो बच्चे कहाँ निकालेंगे? तो वो वापस अपने पे ही आएगा। जैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा मेरा प्रोग्राम एक है, वो करती हूँ, उसमें बोलती हूँ सब कुछ रिवर्स होके वापस अपने पास ही आता है। तो रेकी की भी ऐसी जीवन शक्ति रिवर्स होके मेरे पास, जैसी मैं शक्ति बाहर देंगी ऐसी ऊर्जा ही मुझे मिलती है। तो मैं एज अ रेकी मास्टर ऐसा बोलूंगी, पेरेंटिंग के जो सेशन करते हैं उसके साथ बोलूंगी, पेरेंट्स अपने एटीट्यूड पे ध्यान दें। बच्चों को तो हम, क्योंकि बच्चे क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कल भी मेरे लेक्चर में बोला था कि बच्चे कहाँ से सीखते हैं, पढ़ना कैसे सीखे, बोलना कैसे। जैसे गुजराती का बच्चा है तो गुजराती बोलता है, जी कोई हिंदी भाषी है तो उसका हिंदी में बोलता है, तो वो इसको कैसे आता है? और उसको ग्रामर कहाँ से आता है, आप बोलिए। लड़का होता है तो बोलता है मैं आया, लड़की होती मैं आई,
वो उसको कैसे पता चलता है कि मुझे आया, और लड़के को आया बोलते लड़की को आई, वो कैसे उनको पता चलता है? क्योंकि वहाँ माँ बाप की भाषा, लैंग्वेज से सुनते सुनते वो सीखते हैं। जैसे बिल्कुल। माता पिता करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। तो मैं हर एक माँ बाप को बोलूंगी, अपने एटीट्यूड पे ध्यान दीजिए। बच्चे को सिखाना है कुछ भी तो पहले आप सीख लीजिए और बाद में बच्चे को सिखाए। बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाएगा, क्योंकि वो तो कोरी स्लेट होता है, उसके पास कुछ भी नहीं, वो खाली स्लेट लेके ही आया है। हम उसमें जो उसको लिखना सिखाएंगे, गुजराती मीडियम में बैठेंगे तो वो क ख ग सीखेगा, हिंदी में तो वो सीखेगा, और वो इंग्लिश में होंगे तो एबीसी सीखेगा। बस ऐसा ही मैं जैसे उसको सिखाऊंगी वो सीखेगा। तो पेरेंट्स को बोलूंगी, आप फ्रस्ट्रेट ना हो। आप ये लॉकडाउन का टाइम भी हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों ने कितना, देखिए लॉकडाउन के टाइम में ये फेसबुक पे, अभी हम लोग फेसबुक लाइव पे प्रोग्राम दे रहे हैं, जूम पे दिए, गूगल मीट पे दिए, तो कितना इंटरनेट का उपयोग हमने किया। अभी जी। आप भी कर रहे हैं। कभी तब तक पता था ना, व्हाट्सएप का, इंटरनेट का उपयोग क्या करते थे हम लोग? व्हाट्सएप या फेसबुक पे फोटो अपलोड करते थे, और क्या करते थे? तो अभी फेसबुक पे कितना सारा काम हो गया। अभी देखिए घर में से कितना वर्क एट होम कितना हो गया, तो आने जाने का जो जो टाइम था, वो जो फ्यूल था, सब कितना बचत हो गई। और बिल्कुल। घर में लोग कितना, अभी तो देखिए कि घर में लोग, लेडीज कितना खाना बनाने लगी। जो हर हफ्ते होटल में खाते थे वो घर में सब बनाने लगे, और जी। यूट्यूब का मजा लेने लगे। तो यूट्यूब का भी एक अलग इस्तेमाल हुआ। तो कितना सब हो रहा है। तो लॉकडाउन का टाइम भी मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया है। और मेरे पास अभी भी बहुत काउंसलिंग के लिए लोग आते थे। लॉकडाउन में हम लोग फोन पे काउंसलिंग करते थे, तो मैं उनका ध्यान वही बता रही थी कि आपको क्या शौक है, ये टाइम मिल गया आपको। कोई वाइफ बोलती है तो उसको बोलती हूँ कि हस्बैंड घर में नहीं रहते थे ना, तो अभी बच्चे और हस्बैंड घर में ही है, जो करना है करवाओ उसके पास से। सबके हस्बैंड काम करने लगे घर में, है ना। बच्चे जी, जी। काम करने लगे, सबको झाड़ू पोछा बर्तन सब आने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक मजे की बात बताऊं, मेरे हस्बैंड की उम्र 60 साल की है, कभी रसोई में ऐसे नहीं आए कि हाँ चाय बना लेते हैं। तो मैंने उनको आटा गूंदना और चावल कैसे धोना वो सिखा दिया। कि चलो कभी तुमको काम पड़ेगा तो आ जाएगा। तो और बहुत कुछ सीखा। हाँ और अब तो नई नई डिशेस भी बनने लगी है घरों में। हाँ, घर में बनने लगी ना, जी। सब कुछ घर में लोग बना लगे। वो केक है, पेस्ट्री है, सब कुछ लोग घर में बन, तो कितना फायदा हो गया हमारा। तो बिल्कुल, बहुत ये कुछ सीखने कोरोना को भी मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे ख्याल से आप भी उसमें यही कर रहे हैं। मैं भी एक लर्नर ही हूँ अभी तो। हाँ, तो वो भी आप भी सीख गए ना कि ये जी, टाइम पर जी, जी। कैसे उपयोग करेंगे। क्यों, आप बच्चे भी घर में हैं तो आप लोग के पास तो बहुत सारा विजन है। हम लोग तो आप जो बताते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो कितना बड़ा विजन है, आपका नॉलेज भी है ये बारे में। तो आप लोग कितना कर सकते हैं, सोचिए कितना फ्री टाइम मिल गया। तो जी। ये तो बहुत बढ़िया समय है अपने लिए। बोलिए। अच्छा, सो माय नेक्स्ट सिचुएशन में इस कि ये इसको सिचुएशन नहीं बोल सकते, क्वेश्चन ही है कि जैसे बहुत सारे रेकी मास्टर्स लोगों को रेकी पास ऑन करते हैं जिसको रेकी आती है उन्हें, जैसे कि आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बोला कि जिस पेरेंट्स को रेकी आती है उनको भी हम रेकी पास करके उनका माइंड हम शांत रख सकते हैं। सो ऐसा भी कहा जाता है कि रेकी प्लांट्स को ग्रो करने में भी हेल्प कर सकती है। हाँ, तो करती है, ऑफकोर्स करती है। हाँ, आप एक नेचुरोपैथिस्ट भी हो एंड रेकी मास्टर भी हो, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट किया है आपने? ऐसे देखे ना तो कोई भी काम करते हैं ना तो सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है। कोई भी लॉ है ना, कोई भी रेकी है या ऐसे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, नेचुरोपैथी, सब में एक ही लॉ चल रहा है, प्यार का लॉ। जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ लव, सब में वही है। और रेकी का क्या है कि रेकी की जो सिंबल्स है उसको देके भी हम प्लांट को मीन्स क्या, हम प्यार ही दे रहे हैं ना उसको। किसी बिल्कुल। को आप हाथ, किसी के पास अब हाथ रखो, किसी के सर पे हाथ रखो, हाथ में हाथ रखो, तो वो क्या फीलिंग्स ही दे रहे हैं। तो रेकी एक तरह की फीलिंग ही है। और रेकी मास्टर के साथ हम लोग ये, हमारा पूरा एक रेकी का ग्रुप भी है। अच्छा। हम लोग इसमें 35 एज की बहनें हैं सब लोग। तो हम लोग उसमें कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है या हमारे आजू बाजू में जान पहचान में कोई भी हमको बोलता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने अभी बहुत सारे कोरोना के दर्दी को रेकी दी है।
तो हम लोग हमारे वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐसा भी काम करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसका फोटो डाल देते हैं, उम्र लिख देते हैं और तकलीफ क्या है वो, और फिर बाद में सब लोग को बोलते हैं कि आप इनको रेकी दो, और सब लोग ऐसे बोलते हैं ओके 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 करके, और सब लोग रेकी देते हैं। अभी एक 69 ईयर्स की लेडी थी जो सीरियस थी, वेंटिलेटर पे थी, तो हमारे ग्रुप में उन्होंने रखा। अभी आज 7 दिन के बाद वो एकदम क्लियर है, उनको अच्छा हो गया, और वो घर पे भी 1-2 दिन में डिस्चार्ज होने वाली थी। तो रेकी का इतना असर है क्योंकि सब लोग समूह में एक साथ में मिलके उनको रेकी देते हैं। सब अपने अपने घर पे ही है, लेकिन हमको पता है हमको कौन से सिंबल से उनको रेकी देनी है। तो इसके सबके एक सिंबल होते हैं, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, सबके एक अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आपको साइंस में पढ़ना है तो है, आप ये कर रहे हैं उसमें, तो आईटी में भी अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग लैंग्वेजेस होती है जो भी करना है काम, तो रेकी में भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं सबके लिए। तो मास्टर 4 सिंबल होते हैं, जो एक डाइकोमियो, मैं आप पूछते हैं तो बता दी हूँ, हंसोजेशन है, सहकी और चौकोराई। जो डाइकोमियो और हंसोजेशन है वो 2 सिंबल है, वो सिंबल मास्टर सिंबल है जो जोड़ते हैं। सहकी है वो जो है कोई सेतु बनाते हैं, पुल बनाते हैं मेरे और उसके बीच में, जो रेकी देता है उसके और जो रेकी दे रहा है उसके बीच में ये पुल ब्रिज बनाता है। और चौकोराई जो सिंबल है वो शक्ति, एनर्जी देता है कि जो भी है उसको, जो हम लोग पुल बना दिया फिर उसमें से गाड़ी पसार हो गई और वो पहुंच गई, तो वो काम वो करता है, वो एनर्जी देने का। तो ये 4 सिंबल करके, और बाद में जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से एक सिंबल होता है, सबका एक अलग सिंबल है उसके लिए। रेकी में ऐसे आप पैसे के लिए, धन के लिए भी कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने यहाँ पे मैं ऐसे अपना एक इंसिडेंस बोलूं कि मुझे 5 साल पहले मैंने ऐसे प्लांट का काम किया था चालू करने का। मुझे इसमें इंटरेस्ट, पहले से इंटरेस्ट बहुत था, लेकिन ऐसे मैंने इसमें काम करना, सेवा करना, सोशल सर्विस देना मैंने 5 साल पहले शुरू किया। ऐसे म्यूनिसिपालिटी में से वो एएमसी में से वो मैसेज फिरता है, तो तभी मैंने 25 प्लांट मंगवाए उसमें से, और फिर वो 25 प्लांट उसमें से आए, और वो लोगों ने आके मुझे बोला कि हम लगा भी देंगे आपको। तो मैंने अपनी सोसाइटी, हमारे तो वहाँ पे 3 बड़े बड़े गार्डन है, तो मैंने वहाँ पे लगवाए। और सबसे मजेदार बात थी क्योंकि जब भी मैंने वो लगवाए तभी मुझे पता नहीं था कि ये कौन से प्लांट है। उन्होंने लगा के चले गए और मुझे संतोष हुआ कि मैंने ये बार 25 प्लांट लगवाए, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं पढ़ती बहुत हूँ, तो मैं देखती हूँ ये लोग इतना प्लांट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। तो फिर ऐसे में से मेरा काम हर साल, फिर एक बार मुझे पता चला कि ये जो पानी वो नगोड़ के पान है। नगोड़ एक ऐसी औषधि है, प्लांट है जो हड्डी के दर्द में काम लगती है कि जिसको कोई भी ऐसे टूट गया हड्डी या सूजन आ जाती है या ऐसे क्या बोलते हैं बैक पेन है, उसमें सब में ये काम आती है। तो उसका रस पीने से, तो फिर मुझे जैसे जब मैंने नेचुरोपैथी किया तभी मुझे ये प्लांट के बारे में पता चलने लगा। और जैसे क्या एक शौक अपना होता है ना, तो वो शौक आपको दूसरे शौक के साथ मिला देता है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम, हम लोग रतन महल ट्रैकिंग में गए थे, तभी जो हमारे ट्रेनर साथ में जो ट्रैकिंग हमको करवा रहे थे, उनको ये वनस्पति के बारे में बहुत कुछ पता था। तो वो हमको सब कुछ बता रहे थे कि ये वनस्पति ये है, ये पेड़ ये है, उसका ये फायदा है। तो तभी उन्होंने हमको कणजी का झाड़, कणजी ऐसा नाम का एक वृक्ष है, वो अपने अहमदाबाद में बहुत दिखता है रोड पे, कभी मैं जब आपको बताऊंगी, तो उसके ब्रश कर सकते हैं वो, जैसे ऐसे नीम के पेड़ का करते हैं उसका, इससे करने से पायोरिया जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। और हम सबको उन्होंने बोला आज हम इससे ही ब्रश करेंगे, तो हमको बहुत मजा आया। और तभी उनके पास से मैंने थोड़ा बहुत जाना, और फिर एज ए आपको मैंने बताया कि मैं लर्नर हूँ, तो जो भी बात मैं जानती हूँ तो उसके बारे में फिर मैं ज्यादा डेप्थ में जाती हूँ। और फिर मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। ऐसे मैं मातृभाषा अभियान के साथ बच्चे अपने घर में लाइब्रेरी चलाती हूँ, और मेरे पास 800 जितने पुस्तक है। उसमें बहुत सारे वनस्पति शास्त्र के पुस्तक थे, वैश्वी वत्सल वसाणी और ऐसे अलग अलग राइटर के पुस्तक थे, तो मैंने वो सारे पढ़ लिए और उसमें से सोचा कि क्या क्या हो सकता है। तो अभी 3 साल पहले मेरे हस्बैंड को स्लीपलेस हो गया था, और डॉक्टरों ने बोला कि ऑपरेशन के बगैर उनको अच्छा नहीं हो सकता है और आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी बेटी और दामाद दोनों डॉक्टर हैं मास्टर, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग सोचते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, ऐसे हमको एकदम ऑपरेशन नहीं करवाना है। और फिर थोड़ा टाइम लिया, एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, थोड़ा उनका ट्रीटमेंट चालू किया, और फिर मैं जो ये पढ़ी हूँ सब,
वो जी सब मैंने अपने आप में उनके साथ काम किया। हम लोग रेकी मास्टर होते हैं तभी हम लोग चक्र बैलेंसिंग करते हैं। तो चक्र बैलेंस अपने शरीर में 7 चक्र है, जी उनका इनबैलेंस होने से ही अपने शरीर में बीमारियां आती है। और ये इनबैलेंस अपने मानसिक विचार और अपनी गलत फूड हैबिट से कम होती है, लेकिन अपने मानसिकता के ज्यादा होती है, वो इनबैलेंस हो जाती है। स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, वरीज है, ये सब के कारण हमारे जो अंदर के 7 चक्र है वो इनबैलेंस हो जाती है। और हम जो चक्र पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो चक्र बीमार होता है, और उसके हिसाब से ये अंग बीमार हो जाता है। और जब भी स्ट्रेस और चिंता हो तो अपना सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र जो जी पृथ्वी तत्व है वो इनबैलेंस हो जाता है, तभी हमें कमर की बीमारियां, पाँव की बीमारियां और पेट की बीमारियां होती है। तो धंधे में तो जेंट्स लोगों को ऐसा होता ही रहता है कभी ना कभी, और कभी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ऐसा हो जाता है तो तभी उनको शायद कुछ और बहुत सारी चीजें काम करती है उसमें, तो उनको ऐसा हो गया था। तभी मैंने उनको नगोड़ और पारिजात के पान, उनका 2 महीने के उनका रस मैंने उनको पिलाया, और आज मेरे साथ वो भुजंगासन भी करते हैं, और सब योग मैंने उनके साथ अपना योग भी करवाया, और अब मेरे साथ सब आसन वो कर सकते हैं। मैं जितना करती हूँ उतना वो कर सकते हैं, और बिल्कुल फिट एंड फाइन है अभी तो अपने जो भी सीखती हूँ उसको मैं हमेशा उपयोग में ऐसा हमेशा सबको बोलती हूँ। खाली सुन के मत रखिए, वो तो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। जी आप अभी भी कोई भी बात सीखेंगे, अभी क्या व्हाट्सएप में बहुत सारा ज्ञान मिलता है, यूट्यूब में भी मिलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पास ऑन फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन कभी उससे सोचते नहीं है, चिंतन मनन नहीं, उसको यूज नहीं करते हैं। तो मैं जो बोली, जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज आपको मिले तभी वो ज्ञान कहलाएगा कि उसको आप यूज में लेंगे। तो मैंने हमेशा यूज में लिया, मेरे लिए नहीं जरूरत है, मैंने किसी और के लिए भी, लेकिन उसका उपयोग किया मैंने। और आज भी मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो मैं उनको पान के अलग अलग पान के उपयोग बताती हूँ। एक अच्छा एक है, मैं आपको कह सकती हूँ, एक अवर सवड़ वेल है, एलिफेंट वेल भी उसको बोलते हैं, अच्छा और गुजराती में उसको अवर सवड़ वेल, और हिंदी में उल्टा सुल्टा। एक मेरे पास आए थे दर्दी, उसको गैंग्रीन हो गया था पाँव में, डायबिटीज की वजह से, और पाँव थोड़ा 1-2 उंगलियां कटवा भी दी थी, और आगे का पाँव कटवाना था उनको, ऐसा बोला गया था। और मेरे पास वो आए और उन्होंने बोला कि ऐसा है, उनकी वाइफ आई, बोला कि ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो मुझे तभी मैं बोली, मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ, तो मैंने हमारा एक ग्रुप ही ऐसा है, जैसे हम लोग, आप लोग ग्रुप में, जैसे हम लोग ऐसे ग्रुप के साथ जुड़े, तो मैंने तभी उनको पूछा कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि सब बातें हमको नहीं पता होती है। जी तो तभी मुझे किसी ने बोला कि ये एक वेल है, और ये वेल से उसको गैंग्रीन अच्छा हो सकता है, और उसकी खासियत ये है कि पेड़ पत्ते के एक बाजू जो है वो घाव को पकाता है। कभी कच्चा कोई घाव है, कभी किसी को गांठ हो गई, कि गुड़ गुमड़ हो जाता है, तो वो पकता नहीं है और कच्चा रह जाता है, तो उसको पकाता है और उसमें से पस निकाल देता है बाहर। और एक बाजू का ऐसा है कि जैसा भी घाव है वो मिट नहीं रहा है, तो उसको रूज ला देता है, ऐसे सुखा देता अच्छा है। तो ऐसा, तो मैंने वो प्लांट को ढूंढा पूरे अहमदाबाद में, और मुझे बुधरपीड़ा के एक घर में एक लेडी के पास से मिला, और उन्होंने इतना अच्छे से वेलकम किया, मुझे बोला कि आप आके लेके जाइए। और आज मैंने वो प्लांट अपने घर में लगाया, 2 साल हो गए, वो भाई को तो फायदा हो ही गया। उनको थोड़ा पाँव तो कटवाना ही पड़ा क्योंकि बहुत बढ़ गया था, लेकिन वो वेस्ट का मुझे पता चला कि ये वनस्पति अपने कुदरत में क्या क्या प्रकृति ने दे रखा है, सब कुछ दे रखा है हमें, खाली हमें नजर घुमाने की जरूरत है। तो मैं वही हमेशा मेरे क्लास में भी बोलती हूँ, अभी भी मैं बोलूंगी, आपके आसपास ही वो रिसोर्सेज होंगे। आप जो भी ढूंढना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके आसपास ही होता है, आपको मात्र ढूंढना ही है, उसको जी उत्पन्न कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे रैकी का भी मैं बोलूंगी, या नेचुरोपैथी, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, जिसको ढूंढ कर, देख के, समझ के, खाली आपको जानना है उसके बारे में, और आप काम कर सकते हैं।
तो मैं ऐसा करूंगी कि जैसे आपने बोला रेकी मास्टर नेचुरोपैथी, वो एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। ये जैसे रेकी से मैंने बोला कि इनको अच्छा करना है, मैं वो भाई को रेकी भी दे रही थी, तो मुझे रेकी रास्ता, हम लोग ऐसा बोलते हैं रेकी रास्ता दिखाती है जी। हम लोग क्या सोचते हैं कोई भी चीज है ना मुझे ठीक कर देगी, ऐसा नहीं, वो रास्ता दिखाते हैं। जैसे डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर आपको आपका इलाज बताता है, आपको बोलते हैं ये दवाई लो, दवाई तो आपको ही लेनी है, ये एक्सरसाइज करो, ये वो तो सब आपको ही करना, तो करना आपको ही पड़ता है। तो जैसे रेकी है या प्रकृति है, वो आपको रास्ता दिखाती है, आपके पास आपके लिए सब कुछ वो रखती है लाके, लेकिन इसका उपयोग आपको करना है। तो रेकी के बारे में जो किसी को ऐसा है कि रेकी से मैं ऐसे ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, रेकी आपको सही रास्ता बताएगी आपको क्या करना है और आपको आशीर्वाद देगी। बोलिए। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि एक रेकी मास्टर भी एक डॉक्टर के जैसा ही काम करता है, कि एक मुरझाए हाँ हुए प्लांट को भी वो एक एज एकदम न्यूली बॉर्न प्लांट भी बना देता है, और इंसानों को भी ठीक करता है। जैसे आपने बोला कि आपने बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स को भी ठीक किया है इस लॉकडाउन में, हाँ, सो वी क्योंकि कैन क्या से होता दैट यू आर हाँ डॉक्टर ऑल्सो, राइट? ऐसा नहीं, मैं तो, मेरी मम्मी को बहुत शौक था मुझे डॉक्टर बनाने का, तो मैं नहीं बनी, मेरी बेटी को मैंने बना दिया। और जब भी मुझे ये रियलाइज हुआ, मैं ये आपको वो भी बोलने वाली थी, जब भी मुझे ये रियलाइज हुई कि नहीं, मुझे अपने सपने खुद को पूरे करने थे। मेरी मम्मी तो नहीं थी जो वो तो अपने सपने पूरे किए, उसने मुझे ये सपना दिया, तो मुझे खुद को डॉक्टर बनना था, ऐसा मैंने सोचा। जी। तभी मैं सोची अभी मैं क्या कर सकती हूँ, अभी तो वापस मैं 12th पास करके मेडिकल में एडमिशन ले सकूँ, ऐसे तो है नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी मुझे किसी ने बताया बाबा साहब आम्बेडकर में नेचुरोपैथी का कोर्स चलता है और उसमें आप सीख सकते हैं। जैसे मैं बोली मुझे शौक है बहुत, तो तभी मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स बाबा साहब आम्बेडकर में ज्वाइन किया और तभी मैं 90% से पास हुई। उसकी मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि ये उम्र में भी मैंने इतना मेहनत और मैंने उसमें बहुत काम किया। और फिर मैंने इसे एक्यूप्रेशर, फिजियो, ये जो देखी वो सब एक दवाई है अपने कुदरत में। आप देखेंगे कुदरती उपचार के बारे में जब आप जानेंगे ना प्रकृति के, तो हमारे यहाँ 100 से भी ज्यादा ऐसी टेक्निक है जो किसी भी दवाई के बगैर आपको ठीक कर सकती है। अपने जो पंच तत्व है, अग्नि, वायु, अवकाश, पृथ्वी और जल, वो जी। अपने को किसी भी तरह से किसी भी और वस्तु को लिए बगैर आपको ठीक कर सकती है। जैसे वायु स्नान से अपना डिप्रेशन कम हो जाता है। कोई बोलता है मैं डिप्रेस हूँ, तो सुबह में चलने को डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ठंडी पवन जो सुबह की है और सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपके डिप्रेशन को कम करता है, मन को शांत करता है। और हम लोगों ने जब सूर्य दर्शन किया 45 मिनट, तो वो भी एक जात की ऊर्जा ही है। वो आपको 9th मंथ में, ये 9 महीने लगते हैं ये प्रक्रिया में, तो 9 महीने में एक बच्चा नया पैदा होता है। जैसे एक बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीने का टाइम चाहिए, इसी तरह से 9 महीने में हम लोग रीबर्थ हो जाते हैं ये प्रक्रिया से। सूर्य दर्शन की प्रक्रिया इतनी अद्भुत है। ये अपने पास टाइम कम है, नहीं तो मैं उसके बारे में बताती कि सूर्य दर्शन क्या करता है। पहली 15 मिनट में मैं बता दूं, वो अपने पहली 15 मिनट में अपने शरीर के साथ काम करता है। दूसरी 15 मिनट, 30 मिनट से आए तभी हमारे मन पर काम करता है, हम मन से शांत हो जाते हैं। और दूसरी लास्ट 45 मिनट, अभी 45 मिनट हम आत्मा से शुद्धि हो जाती है। ऐसे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करता है, जिससे हमारा रीबर्थ हो जाता है सूर्य दर्शन से। तो ये हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास आसपास इतनी ऊर्जा है, हमें शायद डॉक्टर के पास ना जाए तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेकी का काम ऐसा है कि आपको शायद कोई बीमारी है, कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि कोई बोलते हैं कि मुझे तो बढ़ गया, तो रेकी रास्ता दिखाती है कि ये इसके पास आप जाइए, आपको सही डॉक्टर के पास भी लेके जाती है और आपको ठीक भी करती है। क्योंकि हर एक चीज से हम लोग जैसे देखते हैं, हम लोग बोलते हैं परस्पराव आदमी जीते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो खाली शक्ति से भी काम नहीं चलता है। उसके लिए जो औषधि लेना पड़ती, वो भी सही औषधि हमको मिल जाती है, सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे मिल जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, तो बहुत सारी हमने रेकी की भी बात की, और
ऐसी ही सारी पॉजिटिव बातों के साथ हमारा सेकंड सेगमेंट जो है सॉल्विंग सिचुएशंस ये कंप्लीट होता है. So let's start our third segment, that is your thoughts. तो मैम ये सेगमेंट में आपको मैं क्वेश्चंस पूछूंगा और ये क्वेश्चंस में आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एज अ ट्रेनर आपको क्या लगता है कि एक ट्रेनर की लाइफ में रेकी का इम्पोर्टेंस क्या होता है? ऐसे मेरे हिसाब से हर ट्रेनर रेकी नहीं सीखते हैं. ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि हर जो ट्रेनर होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सीखते रहते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से. अभी आप देखें तो मोटिवेशनल ट्रेनर जितने भी हैं, वो कुछ ना कुछ तो लर्न करते रहते हैं. पर मेरा क्या था, आउट ऑफ फोकस क्या था कि मुझे अपने मेरे बैक ऑफ द माइंड में बोलती हूँ ना, जैसे अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बात बोलती हूँ, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ऑलवेज था कि मुझे डॉक्टर बनना है. मेरी माँ को मुझे डॉक्टर बनाना था, मैं बन सकती थी और मैं नहीं बनी, तो मैं इसीलिए ये साइड चली गई. तो मैंने हेल्थ के बारे में भी बहुत सोचा. जो ट्रेनर है मोस्टली वो योगा सीखते हैं, वो हेल्थ के बारे में जानते हैं, वो ऐसा थोड़ा छोटा मोटा सीखते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं सीखते हैं. तो ऐसे ट्रेनर की लाइफ में ऐसे रैकी का होना जरूरी नहीं. ये मेरा खुद का एक शौक था, पैशन था. तो मैं ऐसे उसके साथ इसलिए रैकी जो हेल्थ के बारे में जो भी है उसके साथ में अपने आप जुड़ गई. तो मैंने जो हेल्थ को रिलेटेड जो है वो सब मैं सीखना मैंने चालू किया. तब तक मैं ऐसे समझ रही थी कि जैसे रैकी है, सुजोक है, एक्यूप्रेशर है, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. ये नेचुरोपैथी है, वो सब सीखना जरूरी है, क्योंकि सबके साथ वो मुझे डॉक्टर के पास जाना ज्यादा पसंद नहीं है. एलोपैथी दवा में लेना ज्यादातर अवॉइड करती हूँ. तो इसीलिए मैं बहुत कम एलोपैथी दवाइयाँ लेती हूँ. और कभी लेना पड़े तो भी मेरी डॉटर और मेरे जवाई दोनों डॉक्टर है, तो वो मुझसे कभी नाराज भी हो जाते हैं कि तुम्हें एलोपैथी दवाई, तो मुझे क्यों डॉक्टर बनाया तुम्हें. फिर मैं बोली वो शरीर विज्ञान के लिए जानने के लिए था, और तू काम कर और तेरा कर सकती, वो एमडी दोनों मास्टर्स है, तो मैं तुम्हारे लिए है, मुझे अपने लिए नहीं लेनी है दवाई है. क्योंकि मैं जान गई कि प्रकृति में इतनी सारी पद्धतियां हैं, 100 से ज्यादा जो थेरेपीज है जो अपने आप हमको ठीक करती है. अभी कभी आपने देखा होगा, मैं आपको बोलती हूँ एक इंस्टेंट, कभी आपने देखा कुत्ते और गाय जो होते हैं ना, वो लोग बीमार होते हैं तो 3 दिन तक वो मिट्टी पे बैठे रहते हैं. मैंने नेचुरोपैथी में सीखा. कभी कोई कुत्ता है पानी वाली मिट्टी में बैठा रहता है और समझ लो वो बीमार है, तो अच्छा. उसमें बैठा रहता है. हाँ, तो वैसे वो मिट्टी के हिसाब से वो मिट्टी के साथ अपने पेट को ठंडी, क्योंकि हमारी कोई भी बीमारी वो पेट से शुरू होती है जी. और पेट से ही खत्म होती है, वो पेट में ही असर करती है. तो वो अपने पेट को ऐसे वो ऐसे ठंडक देता है. मिट्टी में बैठ के मिट्टी ऐसे दवाई का काम करती है. हमें मिट्टी के उपयोग मालूम ही नहीं है, इतने सारे मिट्टी के उपयोग है. मिट्टी में इतनी ताकत है कि किसी को बच्चा ना हो तो वो बच्चा भी हो सकता है. इतनी बहुत सारी ताकत है उसमें, क्योंकि मिट्टी हमारा खुद का क्या बोले तो ऐसे हम लोग मिट्टी में पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो बिल्कुल. मिट्टी की वो अहमियत है. तो ऐसे रखी, और वो मैंने इसके लिए सीखा था कि मेरे लिए काम लगेगा और मैं उसमें काम कर सकूंगी. तो तभी करते करते जैसे मैंने रेकी किया, तो मैं रेकी का ऐसा बोल सकती हूँ कि जब मैंने ये मेरा सब ये लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा था और रेकी का भी चल रहा था, वो भी सीख रही थी, वो भी कर रही थी. और हमेशा रेकी हम लोग डेली सुबह में मैं 4:30 बजे उठती हूँ, तभी आधा घंटा मैं रेकी करती हूँ. जैसे मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग रेकी के सिंबल करते ही मैं मेडिटेशन करती हूँ, जैसे मन एकाग्र रहता है. और ऐसे पता है कि मन कैसे अभी तो एकाग्र रहता है, लेकिन शुरुआत में मुझे वो बहुत काम आया कि रेकी के सिंबल करके कभी मैं मेडिटेशन करती थी तो मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन होता था. तो फिर हमने तो ऐसे करते करते मैंने, तो मुझे ऐसे एक लाइन मैंने बोला रेकी रास्ता दिखाती है, तो मैंने उससे करते करते मुझे कुछ नया करना है. मुझे ऐसे यूजुअल जो लोग करते हैं ऐसा नहीं करना, मुझे अपने खुद के डिजाइन प्रोग्राम करने हैं. तो ऐसे जब भी मैं सोचती थी तो मुझे ऐसे क्योंकि रेकी ने रास्ता दिखाया, तो मैंने अपना एक प्रोग्राम बनाया, अनंत शक्ति. जी. जैसे कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो उसमें एक अनलिमिटेड पावर, एंथनी रॉबिन्स की एक बुक थी, अवेकिंग विदिन.
और स्टीवन की थी, वो बुक की एक थी 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल, तो वो बुक सारी मैंने पढ़ ली थी। तो वो तीनों को कंबाइन करके मैंने अनंत शक्ति प्रोग्राम बनाया, जिसके मैंने 10 लेक्चर्स लिए थे, और वो मुझे बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी तक मैंने 3 से 4 प्रोग्राम कर दिए, अभी 5वां मेरा एसबी पे चल रहा है, आदर्श अहमदाबाद के थ्रू ही। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। हम लोग देखते हैं वीडियोस बहुत सारे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, यूट्यूब पे आप देखते होंगे, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है। तो जब भी मैंने वो बुक पढ़ी और मैंने देखा, तो आप नहीं मानोगे, वो पूरी की पूरी बुक जो है, मैंने गीता बहुत बार पढ़ी है, भगवत गीता, श्रीमद भगवत गीता। तो श्रीमद भगवत गीता में तो वो ही बात है, जो बात अपने भगवत गीता में, वो ही उन्होंने अपने तरीके से दोहराई है। दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ लव। किसी भी चीज को प्यार से जीता जा सकता है, और मैंने उसका भी पूरा प्रोग्राम बनाया। तो अभी मैंने खुद के अपने 2 प्रोग्राम डिजाइन किए, अनंत शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अभी अनंत शक्ति सेगमेंट 2 पे भी मैं काम कर रही हूँ। देखो, रैकी ऐसा काम करती, आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना तो मुझे है इसमें। बिल्कुल। इसको डिजाइन मुझे करना है, उस पर बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते, तो मुझे पहले तो उसके बारे में सब मटेरियल को पढ़ना पड़ता है, फिर अपने हिसाब से थिंकिंग सोच के उसको करके उसको मेरी नोट्स बनाती हूँ मैं, फिर उसके पीपीटी स्लाइड सब बनाते हैं, उसके हिसाब से जो वीडियो से। हाँ, वहाँ पे वो बहुत काम करती रहती। फिर जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया मैंने, लव, तो लव को मैं क्या डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। जैसे लव मीन्स लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। ये इसको 3 को हम ऐसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव, लेकिन कोई और नहीं बोल सकता लव मीन्स क्या। लव मीन्स किसी को प्यार करना, किसी की केयर करना, उसका ध्यान रखना और उसको रिस्पेक्ट करना। मैं हमेशा माँ बाप को बोलती हूँ कि बच्चों को रिस्पेक्ट करिए। हम उसको प्यार करते हैं, केयर करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि छोटा है ना, क्या रिस्पेक्ट करना। तो किसी को रिस्पेक्ट क्यों करना है वो ही पता नहीं है हमें, कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। हाँ, किसी को मान से बुलाए वो रिस्पेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हर्ट ना करे वो रिस्पेक्ट है, उसका अपमान ना करे वो रिस्पेक्ट है, उसके जज्बातों को समझे वो रिस्पेक्ट है। हमें पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो बोलते हैं आपको ऐसे मान से बुलाएंगे, आप बोलेंगे ऐसा कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हम आप, मैं तुमको आप कैसे बोलूंगी तो आपको लगेगा रिस्पेक्ट। नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझूंगी तभी आपको रिस्पेक्ट देती हूँ। और माँ बाप वहां ही चूक जाते हैं, बच्चों की भावनाओं को समझते ही नहीं है, और वो तभी उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि मुझे लगता है आजकल जो लोग, हम लोग, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, माँ बाप आते हैं कि इतने छोटे बच्चे हैं और मोबाइल जानते हैं। तो मैंने बोला कि आप इसको आत्मा की नजर से देखेंगे तो ये कितने साल का होगा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। मेरा बच्चा है तो 1 साल का है ऐसा, लेकिन ये आत्मा है, तो मुझे मालूम नहीं कितनी जन्म लेके वो अभी मेरे घर पे आया है। और जी। वो तो अभी 1 साल का है, तो वो तो अभी जस्ट पास ऑन हुआ होगा, और तभी तो मोबाइल आ गए थे, तो वो मोबाइल यूज करके करके चला गया। तो अभी वापस उसके हाथ में मोबाइल आ गया तो उसको आ जाता है। जैसे हमने साइकिल बहुत साल बाद चलाते तो हमको आती है ना चलाने, जी। आती है कि भी ऐसे अभी चलाई थी बचपन में और अभी छोड़ दिया, लेकिन अभी हम चलाएंगे तो हमें आ जाएगा। तो ऐसे ही है, क्योंकि संस्कार और स्मृति दोनों साथ में आते हैं। तो जो भी विद्या आप सीखते हैं वो आपके साथ में आएगी। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि रैकी है या नेचुरोपैथी कोई भी, वो मेरे अंदर पहले से होगी, अभी तो मैं उसको खाली रिवाइज कर रही हूँ। तो रैकी का जो भी मैंने सीखा है या नेचुरोपैथी का जो भी मैं करती हूँ, तो वो मेरे से पहले से अंदर होगा, तो तभी ये बाहर आ रहा है अभी। और अभी जैसे बोलते हैं ना, पॉलिश हो रहा है सब। जैसे कोई ऐसे हम लोग फिर से हाथ आजमाते, तो वैसे मैं फिर से उसमें हाथ आजमा रही हूँ। ये मेरे पास पहले से ही था, सब में अंदर होता है इनबिल्ट प्रोग्राम। मैं जी, अपने जी, जी। प्रोग्राम में भी बोलती हूँ कि जैसे मोबाइल में सब कुछ सॉफ्टवेयर में होता ही है, कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, और लेकिन कई लोगों को कुछ भी यूज करना है, कई को बहुत सारे यूज करना है। आप लोग बहुत सारे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, जी। तो ऐसा ही है। बस अपने में सबको सॉफ्टवेयर सब उसमें किए हुए हैं, हमें उसको यूज ही करना है। तो मैं रैकी और उसको ऐसे रैकी के हिसाब से, ट्रेनर के हिसाब से बोलूंगी, तो ये सब हम अपने पास होता ही है।
हम लोग सब सीख के ही आए हुए हैं, हमारे पास सब विद्याएं हैं, क्योंकि मैं कितने जन्म लेके आई मुझे पता नहीं है। बिल्कुल। तो अभी तक वो तो मैं तो खाली बाहर निकाल गई हूँ। जो मुझे पता है वो बता रही हूँ आपको कि है शोकेस में कितना जी। माल पड़ा है मालूम नहीं है, गोदाम में अभी शोकेस में रख रही हूँ। बोलिए। अच्छा, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप योगा टीचर भी है और रेकी मास्टर भी है, तो ये दोनों चीजों में सेम कंसिस्टेंसी और ये दोनों चीजों से सिमिलरली कनेक्टेड कैसे रहते हैं आप? देखिए, जैसे योगा का मुझे पता चल गया ना, जैसे योगा से मुझे पूरे बॉडी का पता चल गया जी। कि एनाटॉमी पूरी पढ़ी मैं इसमें, कि बॉडी में क्या क्या अपने जो सिस्टम्स है और अपने जो अंग है वो उसके बारे में मुझे योगा में पता चल गया, तो वो क्या क्या करता है, वो क्या काम कर रहा है। जैसे पेट क्या काम करता है, लीवर क्या काम करता है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है, वो सब मुझे पता चल गया, उसको ठीक कैसे। तो अभी मुझे रेकी में क्या आसानी रहती है कि जब भी कोई भी दर्द हुआ, कोई भी किसी को भी कोई तकलीफ बोला कि ये तकलीफ उनको हुई है, जैसे लीवर की बीमारी है कि उसकी बीमारी, जो भी बीमारी उसने बोला, जैसे बोला कोई बोलता है मुझे जॉन्डिस हो गया इनको और उनको दिन आए, तो तभी तुरंत मालूम पड़ता है कि ये लीवर की बीमारी, तो हम उनको बोल सकते कि लीवर को यहाँ पे ये रेकी दे सकते हैं। तो दोनों कनेक्टेड है, कुदरत में सब कुछ कनेक्टेड ही है। जैसे कोई दवाई आपको पता है कि लीवर के लिए ये दवाई चाहिए, इसके लिए ये दवाई चाहिए, तो ऐसे ये सब कनेक्टेड है। तो ये योग से हमको पूरी बॉडी के बारे में मालूम हो गया, और रेकी में भी पूरी बॉडी के बारे में मालूम होता ही है, हमको उसके लिए भी पूरा पढ़ना ही पड़ता है कि कौन सी और ये रोग क्यों हुआ वो हमको पता चलता है। देखिए, रेकी है ना, वो मन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे बहुत चिंता करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम में से स्टमक का प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इसोफेगस का मीन्स के अन्न नली में से किसी को ऐसे डकार आते हैं या जलन होती है, तो वो कहाँ होती है, इसके लिए। तो पता है कि आप लोग, हम उसको क्या कनेक्ट करते हैं कि आप बहुत गुस्सा करते हैं, उनको पूछ लेते हैं। या तो बहुत चिंता करते हैं, वरी करते हैं, जी। तो उसके हिसाब से हम योग के आसन दिखा सकते हैं उनको, और अपने हिसाब से उनको रैकी दे सकते हैं कि इनको यहाँ पे रैकी देनी है। तकलीफ भले यहाँ पे है, यहाँ वो बोलता है मुझे यहाँ अन्न नली में जलन हो रही है, तो मुझे पता है कि उसको जलन यहाँ पेट से शुरू हुई है और वो मस्तक में से हो रही है, क्योंकि चिंता ये माइंड में है। तो हम उस हिसाब से उसको रैकी देते हैं और उस हिसाब से उनको बोलते। अभी कल मेरे साथ एक बहन की बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैम आप मुझे कोई रास्ता बताइए। तो मैंने उनको बोला कि आप, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे प्राणायाम ये कर रही हूँ, तो मैंने बोला आप ये प्राणायाम मत कीजिए, इससे आपकी जलन बढ़ेगी, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। तो उन्होंने बोला क्यों, और फिर मैंने बोला उनको आप चंद्र नाड़ी शोधन कीजिए। क्यों, तो चंद्र मन को ठंडा रखता है, जी। शांत करता है, तो वो करिए। और भ्रामरी से भी मन शांत होता है, तो मन शांत होगा तो पेट शांत हो जाएगा। देखिए, जब डिप्रेशन में होते हैं लोग, तो या तो बहुत खाते हैं या तो नहीं खाते हैं। सबसे पहले जो भी अपने मन की सिचुएशन है अपने पेट पे असर करती है, तो और तभी वहां से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो रेकी और योग का ऐसे कनेक्शन है कि हम पूरी बॉडी के बारे में जानते हैं, तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाता है कि क्या ट्रीटमेंट लेनी है। बिल्कुल। तो या और माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन सभी पॉडकास्ट में सेम ही होता है हमारा, कि फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज एन आइडियल सोसाइटी? अच्छा, आइडियल सोसाइटी तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि हम अपने आसपास जो भी है उसकी कदर करें, सबको प्यार करें। सब लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये कैसे करें हमें पता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि शुरुआत से ही बच्चों को, और जो अभी जो यंग है जनरेशन, उनको सेल्फ एक्सपेक्टेशन, ऐसे वो क्या बोलते हैं, स्व स्वीकार सिखाना चाहिए, खुद को स्वीकारना। आइडियल क्या है, मुझे अपनी कमियां या अपनी खूबियों के बारे में पता हो ना, तो मैं कोई काम कर सकती हूँ। तो फोकस हमको उस पे करना है। तो जो सोसाइटी अपनी जहाँ पे है, तो सोसाइटी की कमियों को और खूबियों को जानना है और उसमें सुधार लाना है।
हमें काम यहाँ गरीब में कि या मिडिल क्लास में कि या कोई अपर मिडिल क्लास में उसमें काम नहीं करना है, क्योंकि सब लोग एक समान ही है। तो बच्चे पे काम करना है और बच्चों के साथ काम करना है। फैमिली वाइज हमें पहले अपने आप को सुधारना है। तो जैसे वो गायत्री का एक विजन था, गायत्री लोग जो करे थे गायत्री परिवार वाले, तो वो बोलते थे हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमें सुधरना है। तो हर एक आदमी जो ऐसा समझे कि मैं सुधर जाऊं, वो खुद को दूसरों को सुधारने की जगह खुद को सुधारने में लग जाए ना, तो मेरे हिसाब से आइडियल सोसाइटी बन सकती है अपने हिसाब से। क्योंकि हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो इसको सुधार देंगे, इसको ठीक कर दे, इसको ठीक कर, तो सब क्या सब में खामियां दिख देंगे हम लोग। तो इसकी वजह से हम लोग खूबियां देखने लगे। तो मेरे हिसाब से वो होगी कि सब लोग अपनी खूबियां देखने लगे और अपने अंदर सुधार लाने लगे, तो वो आइडियल सोसाइटी निश्चित बन जाएगी। जी बिल्कुल। सो इसी पॉजिटिव टॉक्स और पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमारा ये थर्ड सेगमेंट जो है योर थॉट्स ये खत्म होता है और लेट्स स्टार्ट आवर सेगमेंट 4 दैट इज मोमेंट्स। सो ये सेगमेंट में मैं आपको 3 चीजें पूछूंगा मैम। फर्स्ट कि व्हाट वाज योर हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ, सेकंड व्हाट वाज योर सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड थर्ड व्हाट वाज द बिगेस्ट इनिशिएटिव यू टुक। सो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सी थी आपकी लाइफ में? वैसे तो बोले तो बहुत सारी हैप्पीएस्ट मोमेंट अपनी लाइफ में होती है कि हम कुछ भी कभी भी कुछ अभी हम अचीव करते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए ऐसे देखे तो एक मोमेंट वो थी जब मेरी बेटी एमबीबीएस उसने पास किया, उसको एडमिशन मिला, उसने एमबीबीएस पास किया और उसको एमडी में एडमिशन विदाउट डोनेशन और उसके खुद के बलबूते पे मिला। तो जी मेरे लिए वो हैप्पीएस्ट मोमेंट थी ऐसी कि मैं कुछ कर सकी। मेरी मम्मी का जो ड्रीम था वो मैंने कंप्लीट किया, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि ऐसा मैंने उसका विजन, क्योंकि हर माँ बाप को क्या है अपने बच्चों में कोई ना कोई सपना देखते रहे। हाँ से वो सपने अपने आप को खुद को पूरे करने हैं, लेकिन हम लोग हमेशा जो हमने नहीं किए वो अपने बच्चों में देखते हैं। तो वो मैंने उसके साथ ऐसे पूरा किया, तभी मैं खुश थी। और जब भी ज्यादा खुश तभी मैं थी कि जब मैंने नेचुरोपैथी पास किया, तभी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना सपना खुद अपने, क्योंकि मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, तो मैंने कुछ तो किया। तो मेरी लाइफ का वो डॉक्टर बनने का मेरी दूसरी बेटी का जो सपना था मैंने बनाया उसे, तो वो मेरी लाइफ में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट थी कि उसको मेडिकल में एडमिशन मिला और वो उसमें पास करके आज वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। वाओ। तो सैडेस्ट मोमेंट कौन सी थी? सबसे सैडेस्ट मोमेंट मेरी लाइफ में मेरे फादर की डेथ थी। क्योंकि मम्मी जब चली गई और जल्दी बहुत, तभी फादर, मैंने जैसे बोला कि मेरे फादर ही मेरी माँ और मेरे बाप दोनों का रोल उन्होंने निभाया। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी ऐसे इतनी जल्दी चले जाएंगे। एट द एज ऑफ 68 वो चले गए। तभी और इससे 2 महीने पहले ही उन्होंने मुझे बोला था, हमारे एक रिश्तेदार हैं तो वो कोमा में चले गए थे। तो मेरे फादर ने ऐसे मुझे बोला था कि कभी मुझे ऐसा हो जाए ना, वो 9 महीने से कोमा में थे और वो ऐसे ही बोल के मुझे बोला कि कभी बेटा मुझे ऐसा हो ना तो मुझे 4 दिन से ज्यादा तुम लोग वेंटिलेटर पे रखना नहीं और निकाल देना, तो और मुझे जाने देना आराम से। और उसके बराबर 2 महीने बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और ही इज द वॉरियर। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और 10 साल बाद में जिए। उनको 3 ऑपरेशन बड़े हुए थे, लेकिन वो बहुत फिट एंड फाइन थे और अपनी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस से वो खड़े हो गए थे और सब गाड़ी ड्राइव करते, सब कुछ करते थे। ऐसे बोलिए तो अपने आप में खुद एक ऐसे हमेशा अपने आप में वो ऐसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। तो जब भी उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो 4 दिन में ही चले गए, तो तभी मुझे बहुत, मेरे लिए वो संभलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तभी मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। और 1 साल तक मैं डिप्रेस रही थी। और ये डिप्रेशन ही मुझे, जैसे बोला ना, मैंने बोला कि हमेशा कोई भी सिचुएशन होती है वो आपको कुछ सिखाकर बाहर जाती है, और वो मेरी सिचुएशन नहीं थी कि जो मुझे जिंदगी के प्रति उसने प्यार कर दिया।
और मुझे सिखाया कि जितनी जिंदगी जीवन है वो इतना अनफॉर्चुनेट है, आपको कल पता भी नहीं है क्या होने वाला है और हो जाता है, बाद में हम उसके दुख में रहते हैं। तो दुख में से बाहर निकल के लिए कि मुझे भी मेरा ये लर्निंग प्रोसेस है, उसने ही काम किया। और मेरा बेटा, मैं बोलूँगी थैंक्स टू, वो उसने मुझे बहुत साथ दिया और उसने मुझे वो डिप्रेशन में से बाहर निकलने की, उसने मुझे ध्यान दिलाया कि मम्मी तुम तो इतना सब सीखती हो तो कुछ सीखना चालू कर दो और कुछ करना चालू कर दो। तो वो मेरी लाइफ की सबसे सैडेस्ट मोमेंट थी। लेकिन मैं देखती हूँ आज पीछे मुड़ के, हम जब भी देखेंगे ना कोई भी सैडेस्ट मोमेंट, तो वो अपने को कुछ सिखाने ही आती है। बिल्कुल। तो मैं ऐसा देखती हूँ कि वो लर्निंग प्रोसेस भी था मेरे लिए कि मुझे वो डिप्रेशन में, आज कोई भी बोलता है, आप मुझे बोला ना किसी ने, आपने बोला पहले सिचुएशन थी कि वो लड़के को इसने सुसाइड के लिए ऐसा खड़ा है तो उसको कैसे बचाएंगे, क्योंकि मुझे पता चला कि बैक ऑफ द माइंड होता है तो उसको तभी ऐसे कहना जरूरी कि मैं हूँ। क्योंकि मुझे भी लगा था, मेरे पिताजी जो थे हमेशा बोलते थे मैं हूँ, तो मुझे लगता ऐसे अंधेरा छा गया था कि अभी कौन है, जैसे चले गए तो अब कौन मेरे लिए कुछ करेगा और क्या होगा मेरा, इस जीवन में कुछ होगा तो कौन खड़ा रहेगा मेरे साथ। तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे जैसे असहाय बोलते हैं खुद को, तो मुझे ऐसा लगने लगा था। लेकिन तभी मेरे अंदर जो शक्ति थी वो वापस बाहर आई कि नहीं, अपने साथ मैं हूँ। जब तक मैं किसी को बोलती थी हाँ, तो मैं वही, इसके लिए मैं, मेरे जीवन में ये शब्द बहुत महत्व रखते हैं कि मैं हूँ ना। तो मैं जब भी अपनी लाइफ में ऐसा मुझे होता है तभी मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं हूँ ना। और वो एक पॉजिटिव भी फील देता है हमें कि नहीं, हाँ, कोई नहीं तो मैं अपने साथ खड़ा हूँ। या हाँ, और मेरी सांस चल रही है। जैसे कि मैंने पावर ऑफ नाउ एक बुक है, उसके राइटर का नाम एकहार्ट से ऐसा कुछ, मुझे बराबर याद नहीं है। तो उसने हमेशा बोला है पावर ऑफ नाउ, हमारा होना ही बहुत कुछ रखता है मायने। मैं आज जिंदा हूँ वो बड़ी बहुत बात है, और वो बात मुझे बाहर निकालती है हमेशा कि आज मैं जी रही हूँ। तो जो सैडेस्ट मोमेंट थी मेरी, तो उसने मुझे सिखा दिया कि पापा नहीं है लेकिन मैं हूँ, और मुझे अभी वो रोल अदा करना है अपने बच्चों के लिए कि मैं हूँ ना। तो मैं अभी बच्चे को बोलती हूँ कि मैं हूँ। अभी मेरे बच्चे भी हो गए, लेकिन उनको भी ये बोलती हूँ कि हमेशा ये शब्द याद रखना, मैं हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। शाहरुख खान की मूवी। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव कौन सा लिया था? सबसे बड़ा इनिशिएटिव मैंने बोला, जैसे मैं लर्नर हूँ, मैं सीख रही हूँ, मुझे अपने लाइफ के बारे में मेरा बहुत सारे ख्याल थे कि मुझे कुछ करना है, लेकिन जॉइंट फैमिली के हिसाब से कुछ कर नहीं सकते थे ज़्यादा, वैसे ही, क्योंकि साथ साथ में से सबका देखना पड़ता है। ऐसे जैसे देखते हैं कि इन लोग को ज़्यादा पसंद नहीं होता है ऐसे बहुएं घर के बाहर जाए कुछ करे, क्योंकि ऐसी बड़ी फैमिली की किसी थी, पैसे कमाने की चिंता नहीं थी, तो ऐसा कुछ तो करना नहीं था। तभी हम लोग, मैं 50 साल की हो गई, और तभी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है कुछ अपने लिए, क्योंकि इतना पढ़ती थी तो मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्रेस करना है कहीं पे जाके। और तभी जैसे आप देखते हैं ये स्नेह देसाई हैं, जितेंद्र अड़िया है, उनके ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स हुआ करते थे, वो लॉ गार्डन में ठाकुर भाई देसर हॉल में, तो वो मैं हमेशा अटेंड करती थी। तो ऐसे फ्री में हो तो चले जाते थे, हम लोग सुनते थे, और मुझे हमेशा मैं भी ऐसे कभी स्टेज पे जाके बोलूं, तो लेकिन पता नहीं था कैसे करना था। तो तभी ऐसे आदर्श अहमदाबाद की ये जैसे ये प्रोग्राम लाइफ मैनेजमेंट की होती और सब हुआ, डिक्लेयर हुआ, और मैंने किया। और जब मुझे 50 साल हुए तभी मैंने अपने घर में एक बर्थडे पार्टी रखी थी, सब लोग आए थे, तभी मैंने बोला कि मैं अभी ये इनिंग अपने हिसाब से खेलूंगी। अरे वाह, ये मेरी सेकंड इनिंग है। तो मुझे मेरे तेजस्विनी प्रोग्राम मेरा बहुत चलता है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो तभी बहने मैंने पूछते, बहन आपने क्या किया, आप कैसे ये सब कर सकती हैं? तो तभी मैंने उनको बोला कि मैंने 50 साल की उम्र में बोल दिया था, 51 एट मुझे 50 कंप्लीट हुए, तभी बोला कि ये इनिंग में अपने हिसाब से खेलूंगी। मैंने अब तक, आप सबको बेटा पढ़ा लिखा, उसको MBA बनाया, उसका खुद का बिजनेस है, उसकी IT कंपनी है खुद की, बेटी डॉक्टर हो गई, उसको पढ़ाया, शादी सब कुछ सबकी हो गया, अभी क्या? तो अभी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठूंगी, अभी भगवान ये तो वो तो लेती ही रहती,
तो मुझे ऐसा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना है अभी। मुझे अपनी लाइफ खुद जीने, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मैंने बच्चों के सपने तो पूरे किए, मुझे अभी अपने सपने पूरे करने हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सपने हैं। अभी जैसे हम लोगों ने एक 21 डेज का ऐसा दीपक चोपड़ा का प्रोग्राम अभी व्हाट्सएप में चल रहा है। 21 डेज एविडेंस डे का है प्रोग्राम है पूरा ऐसा। तो तभी मैंने जब किया तभी मुझे पता चला, अभी मैं कर रही थी तो मैं उसमें पार्ट थी, तो तभी अपने सपने के बारे में पूछा। तो मेरे पास तो बहुत सारे सपने हैं। तो मैंने 50 की उम्र में जब सोचा कि मेरे सपने अभी मुझे पूरे करने, और ऐसे देखे तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं बोलते ऑर्डिनरी हस्बैंड के जैसे ये मत करो वो मत करो, उसको तुझे जो करना है तू कर। वो जानते हैं कि मुझमें इतनी एनर्जी है और मैं करना चाहती हूँ। तो मैंने ये सबसे बड़ा लिया कि मैं काम करूँगी अपने लिए, अपने शौक के लिए जीऊँगी और अपने सभी शौक पूरा करूँगी। और धीरे धीरे मैंने अपने सभी शौक पूरे किए, जैसे कि स्टोरी राइटिंग। मेरी 3 से 4 स्टोरियाँ मेरी सहेली जैसी पुस्तक में जो एडिटर हेमा मालिनी जी है, तो वो मैगजीन में छपी है। फिर बहुत सारी बाल वार्ताएं छपी है, बच्चों के लिए कहानियां लिखती हूँ। ऐसे जो भी शौक मेरे थे वो सब मैंने पूरे किए। फिर मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक था, तो मैं हिमालय की चोटी में हम लोग 12,000 की फीट पे भी हम चढ़ के आए। फिर मैंने रिवर राफ्टिंग की, रॉक रैपलिंग किया, रिवर क्रॉसिंग की। जो भी शौक थे मैंने एट द एज ऑफ 50 के बाद किए। जो कोई कब सोचते हैं कि जी जाएंगे तो क्या होगा हड्डी बड्डी टूट जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचा। जो भी मेरे शौक थे मैंने सब 50 के बाद ही पूरे किए, क्योंकि पहले तो टाइम मिला ही नहीं है। तो मैंने उसे बोला कि सबसे बड़ा मेरा इनिशिएट था कि मैंने अपने बारे में सोचा। मैं सोचती हूँ वही मेरा सबसे बड़ा इनिशिएट है। वो सीखी वो तो सब बाद में कि मैंने सोचा जी और फिर किया। हम लोग सोचते ही रहते हैं। मैं बहनों को सबको बोलती हूँ, हम लोग खाली सोचते हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं चलने के जैसे। उस पर काम करना जब चालू करते हैं ना तो एक के बाद हो जाता है। ये जितना भी मैंने बोला आज मैं सीखी, मैं सब 50 के बाद सीखी हूँ। और मैं भी मेरे सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ, सारे पॉडकास्ट में ये बोलता ही हूँ कि हम ड्रीम कर लेते हैं, हमारा गोल भी सेट कर लेते हैं हम, पर जो लैडर का जो फर्स्ट स्टेप वो क्लाइम करना होता है ना, सीढ़ी का एक फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा रखना ही पड़ता है। वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है आपको। सीढ़ी आप भले बना दोगे, ऊपर जाना है, आपको डिसाइड कर दिया कि मुझे ये फ्लोर पे जाना है, पर आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, आपसे नहीं होता है। वो बात मैंने कैसे जानी, जब हम लोग मनाली गए थे और हम लोग रॉक रैपलिंग कर रहे थे, तो मैं पहले बहुत डर रही थी, क्योंकि कितना 5-6 माइल जितना रॉक था और उससे हमको वो ऐसे डोरी बांध के ऐसे नीचे उतरता है ना, तो ऐसे उतरना था। और पूरा ऐसे फ्लैट होता है उसका सरफेस, ऐसे उसमें खाली पाँव टिका के ऐसे हमको नीचे उतरना होता है। तो मैं बहुत डरी, रस्सी से पकड़ के उतरना है, उससे सब वो प्रिकॉशन लिए होते हैं लोगों ने, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मेरे साथ हमारा 50 जन का ग्रुप था, तो उसमें एक ट्रेनर भी थे, दिनेश जी प्रजापति, और हम लोग बहुत साल से पहचानते थे, 3-4 साल से एक दूसरे को। तो उन्होंने बोला गीता तुम आप इतना सारा कर सकते हैं, आप करेंगे। मैंने बोला मुझे नहीं करना है। मेरे हस्बैंड भी थे साथ में कि तू कर लेगी, चल। तो मैंने बोले नहीं, मैं गिर जाऊंगी, ये पीछे ऐसे पड़ेंगे, ऐसे पीछे गिरेंगे तो पीछे वो छोटा ब्रेन होता है उससे लग जाएगा। तो ऐसा सब सोच रही थी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कुछ होगा, तू चल। तो फिर हम लोग ऐसे चढ़े और अकेले एक जन को ही उतरना था, ऐसा भी नहीं था कोई साथ में अपने होता है। तो ऐसे रस्सी से नीचे लटक के आ रही थी, तो पहला एक कदम रखा तभी तो बहुत डर रही थी, क्योंकि पीछे दिखता नहीं है नीचे अभी कितना बाकी है अपना, 5 माल नीचे है, इतना ऊपर से दिखता है लेकिन बाद में। तो फिर ऐसे नीचे जैसे आ रही थी तो 1-2 कदम रखे ना और बाद में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर तो इतना अच्छे से नीचे 5 ही मिनट में नीचे उतर गई। खाली 5 मिनट का फासला होता है, लेकिन हमको इतना डर लगता है। और जब रिवर क्रॉसिंग किया, जब वो 50 मीटर की दूरी थी, एक रिवर क्रॉसिंग में कि 2 ट्री होते बड़े बड़े और उसमें रस्सी लगाई होती, उसके सड़क के हमको वो बाजू जाना होता है रिवर के, और बीच में ऐसे बियास नदी इतना फ्लो से बहती है जी। लेकिन मुझे उसमें जरा भी डर नहीं लगा, क्योंकि क्या था, मुझे स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है। तो तभी मैंने सोच लिया था गिरूंगी तो स्विमिंग करके बाहर निकल जाऊंगी।
तो क्या हमें कभी कॉन्फिडेंस होता है ना, उससे मैंने ये सोचा कि कॉन्फिडेंस होता है जो हम सीखे हुए होते हैं ना, तो हमको डर नहीं लगता है। और सीखने के लिए मैं अपने यहाँ भी बोलती हूँ कि क्या होता है कि हमारे यहाँ 3 जोन में हम रहते हैं, एक कंफर्ट जोन, एक लर्निंग जोन और दूसरा पैनिक जोन। तो ज्यादातर हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो कंफर्ट में से लर्निंग जोन में जब ये आना होता है ना, जो सेकंड स्टेप है ना, वो लर्निंग जोन का भी हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो पैनिक, उसको अप्लाई करना है ना, वो हमारे लिए पैनिक जोन हो जाता है। तो अप्लाई करना है, जो भी आप सीखो ना उसको अप्लाई करने दो, उसको पैनिक मत होने दो। तो ये मेरा था कि मैंने काम किया अपने पे, मैंने दूसरों पे आशा नहीं रखी, मैंने खुद पे काम किया और बहुत निडर होके बोल दिया मुझे अपने लिए करना है। और जैसे कि मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको जो नहीं पता होगा वो भी हम आपसे जानेंगे। तो एक दूसरा इनिशिएटिव हम ये भी कह सकते हैं कि आपने अभी आप ऊपर वाले जो सैडेस्ट मोमेंट में आपने बताया कि आप डिप्रेशन में चले गए थे और उसके बाद आप वो डिप्रेशन में से बाहर आए, तो आपने वो जो इनिशिएटिव लिया था डिप्रेशन में से बाहर आने का, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो द बिगेस्ट इनिशिएटिव, राइट? हाँ, तभी मैंने योगा सीखा, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया सीखा, क्योंकि मुझे कोई बोलते हैं ना कि ये करो, तो मुझे वो बहुत था कि मैं दवाई से ठीक नहीं होंगी, मुझे अपने लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो तभी भी मैंने अपने लिए योगा सीखा, आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया, वो 3-4 दिन का पूरा, तभी तो 1 हफ्ते का कोर्स हुआ करता था वो जी, श्री रविशंकर का। तो जो भी कोई मुझे बोलता था कि ये करो, उसमें से आप बाहर निकल, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ, मैं अपने आप पे ही डिपेंड रहती हूँ जी। तो मैंने ये सीखा कि किसी के कोई मुझे आके ये करेगा, कोई मुझे आके नहीं, वो नहीं, मैं खुद अपने लिए नहीं करूंगी ना, तब तक मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। वो उससे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। सब लोग तो करते हैं आपके लिए, लेकिन शुरुआत मुझे अपने लिए करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपको पूरी कायनात आपको साथ देती है, लेकिन पहले आपको सोचना तो पड़ेगा कि मुझे इसमें से बाहर निकलना है। और मैंने सोचा था कि मुझे इसमें से, ये डिप्रेशन में से मुझे भी बाहर निकलना है। ऐसा रह के मुझे नहीं रोते हुए नहीं बैठना है, क्योंकि कभी भी मैं जब ऐसे रोते हुए बैठी है तो मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि चल खड़ी हो जा, ऐसे नहीं बैठना है। तो उनका वो बहुत ज्यादा था मेरे पे प्रभाव कि जब भी, अभी भी मैं कभी भी कुछ मुझे ऐसा होता है तभी अपने आप को बोलती हूँ चल खड़ी हो जा, नहीं बैठना है। ओके, सो इसी हैप्पीएस्ट मोमेंट, सैडेस्ट मोमेंट और बिगेस्ट इनिशिएटिव वाली टॉक्स के साथ हमारा 4th सेगमेंट जो है मोमेंट्स, ये खत्म होता है। तो लेट्स बिगिन आवर लास्ट एंड 5th सेगमेंट, दैट इज योर विजन एंड ड्रीम। सो मैम, आपका विजन और ड्रीम क्या है? अभी मेरा विजन और ड्रीम, मेरा एक विजन एक है कि मैंने जो जो सपने देखे हैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसे सुधा मूर्ति की एक बात याद है, जब JRD टाटा के यहाँ, वो टाटा में जॉब करते थे, और सुधा मूर्ति जी आपने सुना होगा उनके नाम बारे में बहुत। तो वो फर्स्ट लेडी थी जिनको टाटा में जॉब मिली थी। तब तक वो लोग टाटा में IT डिपार्टमेंट में लेडीज को नहीं रखते थे जी। और उन्होंने जब भी जॉब ली तो उनका बहुत एक अच्छा इंसिडेंट, तभी JRD टाटा साहब ने उनको बोला था कि आप जो भी समाज के पास से लेते हैं ना, वो उनको वापस देना चाहिए। जो भी आप सोशल, जो भी आप अभी कर रहे हैं अपने हमारे आसपास के समाज के पास से, हम उसको क्या दे सकते हैं। जैसे भरत सर का भी वो विजन है कि हम लोग लेते तो बहुत है, देते क्या है। तो मेरा एक विजन है कि मैं क्या दे सकती हूँ अपने समाज को जी। ये दुनिया, ये देश में मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भले एक छोटा सा अंश हूँ, बहुत बड़ा मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं जो भी कर सकती हूँ वो मैं करना है मुझे, और मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, वो मेरा ड्रीम है। और मेरा जो अनंत शक्ति का प्रोग्राम है, तो वो प्रोग्राम मुझे लगता है कि मैं उसको पूरी दुनिया में सबके सामने लाऊं। वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है अनंत शक्ति का,
कि सबको दिखाऊं कि आपके अंदर ही वो अनलिमिटेड पावर है। जी कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है, सबको महसूस करा सकूं, जितने लोगों को मैं महसूस करा सकूं तो वो मैं महसूस कराऊं। वो मेरा ड्रीम और विजन वही है कि मैं किसी के लिए मैं कुछ कर जाऊं, उपयोग में आ जाऊं किसी की। और जब भी मैं जाऊं यहाँ से तभी मैं कुछ, मुझे अपने आप पे सेटिस्फेक्शन हो, संतोष हो कि मैंने कुछ किया। ज्यादातर हमें अपने आप से संतोष नहीं होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरत है। तो मेरा है कि मुझे अपने आप से संतोष होना चाहिए। तो मेरा विजन और ड्रीम है कि मैं जब भी जाऊं तभी पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर दिया है मुझे करना था जो काम करने, शायद सबको एक खुदा ने, हमें भगवान ने सबको एक काम सौंपा है, हमें पता ही नहीं। तो मुझे अपना वो काम मिल जाए, वो काम मैं कर लूं पूरा। तो ऐसा है, ऐसे ना हम कोई काम कर लेते हैं पूरा तो अपने को आनंद होता है, हमें आनंद होता है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अपने काम से खुश रहूं, अपने आप से खुश रहूं। वो मेरा विजन है अभी तो, क्योंकि मुझे अपने आप से भी बहुत सारी परेशानियां हैं तो मैं, सबको होती है, तो मुझे है अपने आप से मैं खुश रहूं। वो मेरा विजन है अभी। और मेरा ड्रीम है कि पूरी दुनिया देख सकूं और सबको बता सकूं कि आपके अंदर कितने अनलिमिटेड पावर है, अनंत शक्ति आपके अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। जी जी जी। एंड वी विश कि आपकी ये सारे ड्रीम्स और विजन फुलफिल हो जाए। और सो मच एंड या बस इसी इंस्पिरेशनल टॉक्स के साथ हमारा ये जो पॉडकास्ट है, 9th पॉडकास्ट विथ मिसेस गीता पंचाल, हु इज रेकी मास्टर, योगा टीचर, नेचुरोपैथिस्ट, स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, ये खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विथ अस टुडे। थैंक यू सो मच, आपने भी मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बात रखने का, कहने का। आशा रखती हूँ मेरी जितनी भी लेडीज है, जितनी भी बहनें हैं, वो सोचे अपने बारे में, ना कि फरियाद करें, अपने जीवन के बारे में सोचे। बस इसी के साथ आपका खूब खूब आभार और नमस्कार। नमस्कार मैम। हम हमारे सारे लिसनर्स को यही कहते हैं कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई छोटा सा भी इनिशिएटिव लिया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा wetheinitiators@gmail.com पे, या फिर आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड वी होप कि आपको भी आज बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत मजा है मुझे अपनी बात कहने का, और अच्छा भी लगा कि कोई मेरी बात सुन रहा है थैंक यू सो मच मैम। ओके, जय हिंद। जय हिंद।